नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में। यू नो दैट वी आर सॉल्विंग यूपी पीजीटी 2021 होम साइंस मॉडल पेपर। एक बार फिर से हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हम 61 क्वेश्चन से। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने 30 प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 1 में सॉल्व किया और 30 प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 2 में हमने सॉल्व किया। और आज क्या है, ये पार्ट 3 है, जिसमें हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हम अगर सबसे पहले बात करें, आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन होगा? 61 क्वेश्चन। ओके, 61 क्वेश्चन की अगर बात करें हम, ये हमारा क्वेश्चन 61 क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया था, 60 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था कि बुखार के समय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारी चयापचय दर बढ़ता है कितना? तो 7%। ठीक है, यही हमने सॉल्व किया था और आंसर भी मैंने यही बताया हुआ था, 7%। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 61 की। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अम्लीय वर्षा की खोज की थी, किसने की थी? अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? क्या रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी, रॉबर्ट माइल्स ने की थी, रॉबर्ट डी लॉन्ग ने की थी, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी? क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अब हम थोड़ा सा बात करें एसिड रेन की, कि एसिड रेन क्या है और उस सबसे पहले एसिड रेन कहाँ हुई थी। अगर हम इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहें तो एसिड रेन जो सबसे पहले हुई थी ना, वो स्वीडन में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? स्वीडन में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में हुई थी। ये रॉबर्ट अंगुम स्मिथ थे। ये कौन थे? तो एक पर्यावरण वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? पर्यावरण वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एसिड रेन के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं कि एसिड रेन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों गैस क्या हैं? ये एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों गैस क्या करती हैं? तो ये वायुमंडल में जलवाष्प के साथ में मिलकर के अम्ल का निर्माण करती हैं और वर्षा के साथ में मिलकर, वर्षा की बूंदों के साथ में मिलकर के ये धरातल पर आती हैं। ठीक है, क्या है? ये धरातल पर आती हैं। अगर मैं अब थोड़ा सा बात करूं कि अम्लीय वर्षा की प्रभाव क्या है, इसमें कहाँ कहाँ प्रभाव देखने को मिलता है, क्या क्या हानियाँ देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, उर्वरता खत्म हो जाती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि पौधों एवं फसलों को हानि होती है, फसलों को हानि होती है। ठीक है, और इसका मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और उसके साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आ रहा है, हम लोग जानते भी हैं कि जो ताजमहल के रंग का बदरंग होना, इसका कारण क्या है? तो ताजमहल के रंग का बदरंग होना इसका कारण क्या है? तो ये एसिड रेन ही इसका कारण है। क्या है बच्चों? एसिड रेन ही इसका कारण है। ठीक है, इमारतें नष्ट हो रही हैं, मूर्तियां हैं जो वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, किसके कारण? तो एसिड रेन के कारण होती है। ठीक है, अगर अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ कि जो रॉबर्ट अंगूम स्मिथ थे, इन्होंने एसिड रेन के बारे में किस बुक में जिक्र किया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, बुक का नाम क्या है? तो एयर एंड रैन, एयर एंड रैन, ठीक है, द बिगिनिंग्स, द बिगिनिंग्स of a chemical क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है, और कब किया था? तो 1972 में किया था। कब किया था बच्चों? 1972 में, सॉरी 1872 में किया था। कब किया था? 1872 में किया था। 1972 नहीं है, 1872 में किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 62 है कि आवी रवा और शबनम वफ्त हवा किसके प्रकार हैं? क्या चंदेरी साड़ी के हैं, बनारस की जरदोजी के हैं, ढाका का मलमल के हैं, या हैदराबाद का पीताम्बर के हैं? क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेरी साड़ी कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के चंदेल शहर की है। ठीक है, और बनारस का क्या है? तो बनारस का जो है, तो बनारस का ब्रोकेड है। ठीक है, बनारस का क्या है बच्चों? तो ब्रोकेड है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाका का मलमल इसका सही आंसर हो जाएगा। आवी रवा का मतलब क्या होता है? बहता पानी। ठीक है, बहता पानी। ठीक है, बहता पानी। और शबनम का मतलब होता है ओस की बूंद, और वफ्त हवा का मतलब होता है हवा के समान हल्का। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ढाका का मलमल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात क्लियर हुई होगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप सभी को। अब आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63 है कि त्वचा की रक्तवाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि त्वचा की रक्तवाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? क्या इसका आंसर परानुकंपी तंत्र का तंत्र होगा, घ्राण तंत्र का तंत्र होगा, या अनुकंपी तंत्र का तंत्र होगा, या दृष्टि तंत्र का तंत्र हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुकंपी तंत्र का तंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक बाजार जहां सभी विक्रेता वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं, वो क्या कहलाता है? क्या वो थोक बाजार कहलाएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाएगा, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाएगा, या फुटकर बाजार हो जाएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर, बताइए। जैसे आपको एक पेन लेने जाना है, ठीक है, आपको क्या करना है? कोई पेन लेने जाना है स्टेशनरी शॉप में। आपके मार्केट में 3 स्टेशनरी शॉप है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, अब आप जैसे कोई पेन लेने जा रहे हैं, ये क्या है? ये पेन हो गया। ठीक है, ये आप पेन लेने जा रहे हैं, तो जैसे इस पेन की कीमत क्या है? 10 रुपये है। ठीक है, आप इस दुकान में जाएंगे तो यहाँ भी 10 की मिलेगी,
इस दुकान में जाएंगे यहाँ भी 10 की मिलेगी, और इस दुकान में जाएंगे यहाँ भी 10 की मिलेगी। क्या है, एक वस्तु है और उस वस्तु की कीमत सभी दुकान में एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद बात समझ में आ रही है ना कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है, कि मतलब अगर आप कोई एक वस्तु खरीद रहे हैं तो उस वस्तु की कीमत हर मार्केट में, हर दुकान में एक ही होगी, वो क्या कहलाएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्ण प्रतियोगी बाजार इसका सही आंसर हो जाएगा। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या है, तो बस इसका जस्ट अपोजिट, क्या कोई आप पेन खरीदने जा रहे हैं तो आप वो जो 3 स्टेशनरी शॉप पर गए थे ना, तो कहीं पर वो 5 रुपये का मिलेगा, कहीं पर वो 10 रुपये का मिलेगा, कहीं पर वो 15 रुपये का मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहलाएगा। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद इतनी बात क्लियर हुई होगी, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा आप सभी को। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि रंगने की प्रतिरोधी विधि कौन सी है। रंगने, ध्यान दीजिएगा, ये बात कर रहा है डाई की। किसकी बात कर रहा है, डाई की बात कर रहा है, प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा, डाई की बात कर रहा है। इससे पहले जो क्लास में भी मैंने पार्ट 1 या मैंने पार्ट 2 में आपको रंगाई और छपाई के बारे में मैंने बताया हुआ था कि रंगाई क्या है एंड छपाई क्या है। ठीक है, तो ये रंगाई की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या वो ब्लॉक प्रिंटिंग होगा, क्या बंधेज रंगाई होगा, या वो बाटिक प्रिंटिंग होगा, या वो स्टेंसिल प्रिंटिंग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ब्लॉक प्रिंटिंग में तो हम प्रतिरोध का प्रयोग नहीं करते, ना ही तो हम धागे का प्रयोग करते हैं, ना ही हम मोम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टेंसिल में भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, और रंगने की प्रतिरोधी विधि क्या हो जाएगी हमारी, तो ये बंधेज रंगाई हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं हम, धागे, कपड़े में धागे को बांध करके, ठीक है, और उसके बाद हम कपड़े को रंग में डुबो देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बंधेज रंगाई के नाम से हम जानते हैं। अगर वो छपाई पूछता, प्रिंटिंग पूछता, तब तो हम ये बाटिक कर सकते थे। ठीक है, तब हम बाटिक कर सकते थे, लेकिन उसने रंगाई पूछा है तो हम क्या करेंगे, बंधेज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट, उम्मीद है किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता ... आयु के मध्य आ जाती है। मतलब किस आयु के मध्य में मस्तिष्क की परिपक्वता आ जाती है, क्या 6 से 8 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, या 14 से 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 से 8 वर्ष क्या होगा, मस्तिष्क की परिपक्वता आ जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 67 है। क्या कह रहा है कि हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक हैं, क्या वो मायोकार्डियम है एवं ... ऊतक है, क्या है बताइए। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक हैं मायोकार्डियम एवं ... ऊतक। बताइए यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे, क्या एंडोकार्डियम फिल करेंगे, वशीय मतलब जो फैटी टिश्यूज है, क्या हम उसे यहाँ पर फिल करेंगे, या हम फाइबर टिश्यूज को फिल करेंगे, या फिर हम नलिकाओं को फिल करेंगे। बताइए क्या यहाँ पर फिल होगा। ठीक है, इसने क्या कहा, हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों मतलब कि सेप्टम, तो हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, तो बायां भाग और दाहिना भाग। ठीक है, वो पूछेगा अगर चेम्बर या कोष्ठक तो 4 होंगे, लेकिन अगर उसने कहा भाग की बात की तो 2 भाग होते हैं हृदय के, एक तो दाहिना भाग होता है, दूसरा बायां भाग होता है। ठीक है, मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम क्या, हृदय की परत है, 3 परत पाई जाती है हृदय में। ठीक है, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और एंडोकार्डियम होती है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, मायोकार्डियम का और ऊतक, तो ऊतक क्या है
कि इसमें एंडोकार्डियम तो नहीं होगा, क्योंकि एंडोकार्डियम तो हृदय की परत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशेदार ऊतक। ठीक है, उसने ऊतक की बात की है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर टिश्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। फैटी टिश्यूज में क्या होता है? इसमें वसा का संग्रह होता है, जिसे हम एडिपोज टिश्यूज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? वसा का संग्रह होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68 है, छोटी आंत 3 भागों में बांटी जाती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और डॉट 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 क्या होगा? क्या मलाशय होगा, अध्यांत्र होगा, शेषांत्र होगा या फिर कोलन होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेक्टम हो गया, कोलन हो गया, ये बड़ी आंत के भाग हैं, जबकि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये क्या है? ये छोटी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या बनारस की है, मद्रास की है, कर्नाटक की है या फिर सिंध की है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ बनारस के बारे में, तो बनारस का क्या होता है? ब्रोकेड। ठीक है, बनारस का क्या हो जाएगा? ब्रोकेड हो जाएगा। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कसूती हो जाएगा। ठीक है, और सिंध का क्या हो जाएगा? अजरक हो जाएगा, जिसे हम सिंध की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए जरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बनारस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनारस सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आइए। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जब संक्रामक रोग एक समय में सीमित क्षेत्र में फैला हो तो कहलाता है, क्या कहलाएगा? क्या वो महामारी कहलाएगा, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं? क्या वो विषमारी कहलाएगा, जिसे हम पैंडेमिक कहते हैं? और क्या वो स्थानिक कहलाएगा, जिसे हम एंडेमिक कहते हैं? या फिर वो विकीर्ण कहलाएगा, जिसे हम स्पॉडिक के नाम से जानते हैं? तो उसने क्या कहा है? सीमित क्षेत्र में जब फैला हो। जब सीमित क्षेत्र में फैला होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे क्या कहते हैं? इसे हम स्थानिक के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? स्थानिक, एंडेमिक क्या के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानिक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि शरीर की संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा होता है? मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हम जैसे हम अगर चलते हैं तो हम गिर नहीं पाते हैं। ठीक है, ये कौन बनाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या थैलमस हो जाएगा, या घ्राण लोब जिसे हम ओल्फैक्टरी लोब कहते हैं? क्या सेरिबेलम हो जाएगा या फिर सेरेब्रम हो जाएगा? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ थैलमस के बारे में, तो थैलमस क्या करता है? तो ये जैसे हमारे ठंडा गर्म, ठीक है, ठंडा हो गया और गर्म हो गया, ताप, दाब, दर्द, ठीक है, दर्द आदि का एहसास करवाता है। कौन करवाता है? तो ये थैलमस करवाता है। ठीक है, घ्राण लोब क्या करता है, जिसे हम ओल्फैक्टरी लोब कहते हैं? तो ये चीज़ों को सूंघने में मदद करता है। और सेरिबेलम क्या करता है? तो हमारे शरीर का संतुलन बना करके रखता है। ठीक है, शरीर का संतुलन बना करके रखता है। इसे हम छोटे मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? छोटे मस्तिष्क के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और सेरेब्रम क्या है? तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बुद्धिमान मस्तिष्क है। कौन है?
बुद्धिमान मस्तिष्क है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का ये नियंत्रण करता है कौन? सेरेब्रम। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शरीर का संतुलन बनाना, बोलने के ढंग को नियंत्रित करना कौन करता है? सेरिबेलम करता है, ठीक है। जो शराबी होते हैं ना, जो मदिरापान करते हैं, और जब वो मदिरापान किए रहते हैं ना, तो वो जब हिलते हुए चलते हैं ना, तो उनका सेरिबेलम क्या होता है? नियंत्रित नहीं होता, ठीक है। इसी कारण वो क्या होते हैं? वो चलने में डगमगाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? सेरिबेलम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि शरीर का वह संस्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि शरीर का वह संस्थान, संस्थान का मतलब है सिस्टम, ठीक है, सिस्टम से है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ना, बस वही चीज़ है। सिस्टम वह संस्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुतम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। तो क्या हृदय है? क्या वो रक्त परिसंचरण तंत्र है? क्या धमनी है? क्या वो सिरा है? तो उसने बात की है किसकी? संस्थान की। तो यहाँ पर एक ही हमें संस्थान दिख रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त परिसंचरण तंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हृदय हो गया, धमनी हो गई, सिरा, ये सब क्या है? ये इसके भाग हैं, ये रक्त परिसंचरण के क्या है? भाग हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में बारीकी थी, और अगर आप समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्या कह रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? क्या एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन बी पाया जाता है, या ए भी एंटीजन पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं पाया जाता है? तो बताइए कौन सा एंटीजन पाया जाएगा ओ ब्लड ग्रुप में? ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाएंगे। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ओ एंटीजन होता है, इसमें कोई भी एंटीजन पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल डोनर है, कौन? ओ, ठीक है। और ए बी क्या होता है? ए बी जो ब्लड समूह होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। कौन कहलाता है? जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या है क्वेश्चन? कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। क्या है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता? क्या प्री स्कूल एज है, प्री गैंग एज है, समूह पूर्वावस्था, या क्यूरियसिटी एज है जिसमें बच्चा जिज्ञासा, उसको हर चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम प्री एज और प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, क्यूरियसिटी एज, टॉय एज के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसी में बच्चे को तरह तरह की चीज़ें जानने की लालसा होती है, हर चीज़ों के बारे में। देखा होगा बच्चे इतनी टॉकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ आपसे पूछते ही रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अब हम अपने 75 क्वेश्चन में। इसका सही 75 क्वेश्चन क्या है कि संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है, क्या है वो? क्या वो लंबवत संगठन है, कार्यात्मक संगठन है, रेखीय संगठन है, या फिर वो रेखीय व स्टॉप संगठन है? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रेखीय संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? रेखीय संगठन इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हरलॉक के अनुसार शैशवा अवस्था है, क्या है? जन्म से 2 वर्ष की है, जन्म से 2 सप्ताह की है, जन्म से 1 वर्ष की है, या गर्भाधान से 2 सप्ताह की है। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ भी है। इसका सही आंसर क्या है? जन्म से 2 सप्ताह। जो हरलॉक है ना, हरलॉक कहते हैं कि जो शैशवावस्था है जन्म से 2 सप्ताह की है। और जो कुछ व्यक्ति हुए तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या किया है, किसी ने 5 वर्ष बताया है, किसी ने 3 वर्ष बताया है, ठीक है, शैशवावस्था को, किसी ने 6 वर्ष भी बताया है। लेकिन जो हरलॉक थे तो उन्होंने क्या किया है, जन्म से 2 सप्ताह ही इस अवस्था को बताया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस तत्व के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया था? क्या वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, या फिर ऑक्सीजन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पाए जाने के कारण क्या कहा गया है? इसे विटामिन नाम दिया गया है। आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग है, आयोग ने नाइट्रोजन माना हुआ है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें विटामिन की, तो विटामिन क्या है? तो ये सक्रिय कार्बनिक यौगिक हैं। क्या है? सक्रिय कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, इन्हें हम और क्या कहते हैं? विटामिन को रक्षात्मक खादम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? रक्षात्मक खादम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। 2 प्रकार के विटामिन होंगे। एक तो होते हैं हमारे फैट सल्यूबल होते हैं, और दूसरे जो हमारे होते हैं वो वाटर सल्यूबल होते हैं। ठीक है, अगर वाटर सल्यूबल की बात करें तो विटामिन बी, सी हैं, और अगर फैट सल्यूबल की बात करें तो विटामिन ए, डी और ई और के हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि हार्निश है। हार्निश क्या है? क्या वो ताने का बेलन है, बाने का बेलन है, कपड़े का बेलन है, वो या करघे पर लगा एक फ्रेम है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए आप सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? हार्निश क्या है? तो करघे पर लगा हुआ एक फ्रेम है। क्या है बच्चों? करघे पर लगा हुआ एक फ्रेम है, जो कि क्या करता है? जो कि बुनाई के समय ये रास्ता बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? रास्ता बनाने का कार्य करता है। ठीक है, शटल को गुजरने के लिए रास्ता कौन बनाता है? तो ये हार्नेस ही बनाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये क्या है? ये हार्नेस है। ठीक है, ये हार्नेस है। ठीक है, और ये जो तार लगे हुए हैं हार्नेस में, ये जो तार लगे हुए हैं, ये जो तार ये लगे हुए ना, इन्हें हम क्या कहेंगे? इसे हम हीडल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? हीडल। ठीक है, हीडल कहेंगे। और जो ये होल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस। इसी से क्या होता है? ताने का धागा गुजरता है। एक आइरिस से एक ताना गुजरता है। ठीक है, एक आइरिस से एक ही ताना गुजरेगा। उम्मीद है बात समझ आ रही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आइए, क्वेश्चन नंबर 79 है
क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा की जनसंपर्क विधि है। क्या है? क्या वो श्रव्य दृश्य साधन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है या उपयुक्त सभी है? प्रसार शिक्षा की जनसंपर्क विधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें कई लोगों को हजारों की संख्या में हम क्या करते हैं संदेश को प्रसारित करते हैं एक बार में, उसे हम क्या कहेंगे? जनसंपर्क कहेंगे, मास कम्युनिकेशन हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रव्य दृश्य साधन ये भी जनसंपर्क है, सोशल मीडिया भी जनसंपर्क है, इंटरनेट भी क्या है? जनसंपर्क है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कि साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? बताइए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए? क्या 12 नंबर की, 20 नंबर की, 18 नंबर की या फिर 16 नंबर की सुई होनी चाहिए? ठीक है, अगर आप कोई सूती वस्त्र सिल रहे हैं तो कितने नंबर की सुई आप प्रयोग करेंगे मशीन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर की सुई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 16 नंबर की सुई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मोटा कपड़ा सिल रहे हैं जैसे कैनवॉस वगैरह सिल रहे हैं तो कितने नंबर की सुई आप प्रयोग करेंगे? बता सकते हैं आप? ठीक है, कितने नंबर की सुई आप प्रयोग करेंगे? उसमें आप 21 नंबर की सुई आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। और अगर आप पतला कपड़ा सिल रहे हैं जैसे रेशमी कपड़ा है या आप ऊनी कपड़ा सिल रहे हैं तो 9 से 11 नंबर तक की सुई का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, साधारण सूती कपड़ा सिल रहे हैं तो 16 नंबर की सुई, कैनवॉस जैसे मोटे कपड़े को आप सिल रहे हैं तो 21 नंबर की सुई, और अगर आप महीन बारीक कपड़े को सिल रहे हैं जैसे कि ऊनी कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा हो गया, तो आप 9 से लेकर के 11 नंबर तक की सुई का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81 है। क्या कह रहा है 81 क्वेश्चन कि ऊनी धागों की मोटाई और बारीकी को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? क्या काउंट कहेंगे, क्या डेनियर कहेंगे, क्या स्कैन कहेंगे या फिर हम उसे नोवेल्टी यार्न कहेंगे? ठीक है, बताइए इसको हम क्या कहेंगे? डेनियर का मतलब क्या होता है? एक डेनियर का मतलब क्या होगा? 9000 मीटर। ठीक है, 9000 मीटर एक डेनियर का मतलब होगा। ठीक है, और नोवेल्टी यार्न में क्या होता है? नोवेल्टी यार्न के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आएंगे? जैसे स्लब हो गया, ठीक है, फ्लैक यार्न हो गया, रेटाइन हो गया, ग्रैंडल हो गया, स्पॉट नॉट हो गया, ठीक है, स्पाइरल यार्न हो गया। ये सब क्या है? नोवेल्टी यार्न के अंतर्गत आएंगे। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका काउंट क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसने तो बात किया कि ऊन के धागों की मोटाई और बारीकी का मापन, ठीक है, तब हमने काउंट किया। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछे कि उसकी लंबाई का मापन, ऊन की लंबाई का हम मापन किससे करेंगे, तब आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए आप। तब आप क्या कहेंगे कि इंच में या हम सेंटीमीटर में? ठीक है, इंच या सेंटीमीटर में हम क्या करेंगे? ऊन की लंबाई का मापन हम करेंगे। ठीक है, बारीकी की बात करेगा तो काउंट होगा और लंबाई की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? इंच या सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसा अम्ल की आवश्यकता होती है? बताइए, क्या ब्यूटायरिक अम्ल होगा, लिनोलिक एसिड होगा, कैप्रोइक एसिड होगा या फिर एराकिडोनिक एसिड हो जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? अगर मैं बात करूँ ब्यूटायरिक एसिड की तो ये किस में होता है? मक्खन में होगा। ठीक है, ये किस में होगा? ये मक्खन में होता है। लिनोलिक एसिड, कैप्रोइक एसिड या एराकिडोनिक एसिड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिनोलिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोग ने इसी आंसर को माना हुआ है, लिनोलिक एसिड को। ठीक है, जो शिशु माता के दूध का अधिक सेवन करते हैं या जो स्तनपान अधिक दिनों तक करते हैं
तो उनके शरीर में लिनोलिक एसिड, उस बच्चे के शरीर में लिनोलिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है। जो बच्चे मतलब स्तनपान अधिक करते हैं उनमें लिनोलिक एसिड की मात्रा क्या होती है, अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? क्या कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है या फिर लोहा है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले कैल्शियम की, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हड्डी और दांत के लिए, है ना, हड्डी और दांत के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम भी हड्डी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस के साथ में मिलकर के क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं कि किस खनिज की कमी हृदय रोग को बढ़ाती है, किस खनिज की कमी हृदय रोग को बढ़ाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। अगर आप बात करें कि किस खनिज की कमी हृदय रोग को बढ़ाती है, तो आप बताइएगा बच्चों कि मैग्नीशियम की कमी। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी क्या करती है, हृदय रोग को बढ़ाती है। ठीक है, आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन क्या करता है, तो आयोडीन, ठीक है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन्स के निर्माण में सहायक है। कौन? आयोडीन। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो गलगंड देखने को मिलता है। ठीक है, गलगंड देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा बच्चों? गलगंड, गलगंड देखने को मिलेगा। बच्चों में बौनापन, जिसे हम क्रिटनिज में कहते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर लेकिन क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आयरन, इसका सही आंसर हो जाएगा। कि टाइफाइड में किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, तो आयरन, लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बात करूं लोहे के बारे में, अगर आपके शरीर में लोहे की अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? अधिकता से, नॉट कमी से। ठीक है, अगर अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो इडियोपैथिक हीमोक्रोमैटोसिस। क्या हो जाएगा? हीमोक्रोमैटोसिस। ठीक है, क्रोमैटोसिस हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, अगर मैं कमी की बात करूं कि कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो कमी से हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, काइलोनीचिया हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा और काइलोनीचिया, जिसमें काइलोनीचिया में क्या होती है, स्पून नेल हो जाते, चम्मच की आकृति के नाखून हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही आपसे बात करूं कि लोहे का संवहन किस रूप में होता है, मतलब हमारे शरीर में लोहा किस रूप में प्रवाहित होता है, तो किस रूप में होता है बच्चों? ट्रांसफेरिन के रूप में। किस रूप में हो जाएगा? ट्रांसफेरिन के रूप में। ठीक है, ट्रांसफेरिन के रूप में प्रवाहित होता है, संवहन होता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही है ना। इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आइए। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? क्या वो 2 से 3 पीएच पर कार्य करते हैं? क्या 4 से 6 पीएच पर कार्य करते हैं? क्या वो 7.4 से 8.0 पीएच पर कार्य करते हैं? या फिर वो किसी भी पीएच पर कार्य करते हैं, चाहे मतलब ये हो, हर पीएच पर वो कार्य करते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप। अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल किसने दी है, तो सोरेनसन ने दी है। किसने दी है? सोरेनसन ने क्या किया है? पीएच स्केल दी है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 7.4 से 8.0 इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्या आप इसके पीएच को देख कर के समझ पा रहे हैं कि जो ये एंजाइम है ये अम्लीय पर कार्य करते हैं या फिर ये क्षारीय पर कार्य करते हैं? तो उम्मीद है कि ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप समझ पा रहे होंगे इस पीएच को देख करके कि जो ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन है ये क्षारीय पीएच पर कार्य करते हैं, है ना, क्षारीय पीएच, क्योंकि 7 से अगर ऊपर पीएच स्केल जा रही है तो क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो रहा है, और है ना। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 85 है। क्या कह रहा है कि समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, क्या दोनों लड़की हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, या दोनों लड़की अथवा दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़की या एक लड़का हो सकता है? क्या होगा इसका सही आंसर? समरूपी जुड़वा बच्चे, अगर मैं बात करूं समरूपी जुड़वा बच्चे एंड असमरूपी जुड़वा बच्चे, तो क्या है, ये कैसे होते हैं? क्या होता है कि जो अंडाणु है, ठीक है, क्या है, ये अंडाणु है और ये क्या है, ये शुक्राणु है। जब ये शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु को भेदता है, फर्टिलाइज होता है हमारा एग, और ये क्या करता है, जब कोशिका विभाजित हो जाती है, ठीक है, और जब कभी कभी क्या होता है, ये कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, तो एक कोशिका यहाँ अपना निर्माण करने लगेगी और एक कोशिका क्या है, एक ये भाग अपना निर्माण करने लगेगा। तब क्या होगा, समरूपी जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जब एक कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है तब क्या होता है, समरूपी जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। या तो वो लड़का लड़का हो सकते हैं या तो वो लड़की लड़की हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं असमरूपी जुड़वा बच्चों की, तो इसमें क्या होगा, जैसे वैसे तो जनरली एक ही अंडाणु बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संयोगवश 2 अंडाणु बन जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, 2 अंडाणु बन जाते हैं, 2 अंडाणु बन जाते हैं और दोनों अलग अलग शुक्राणु के द्वारा फर्टिलाइज कर दिए जाते हैं, तो क्या होता है, असमरूपी जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। या तो ये मतलब कि इसमें जो समरूपी है उसमें समान लिंग ही रहेगा, या तो दोनों लड़का लड़का रहेंगे या तो दोनों लड़की लड़की रहेंगे। लेकिन जो असमरूपी में होता है तो इसमें एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या दोनों लड़का लड़का भी हो सकते हैं, या दोनों लड़की लड़की भी हो सकते हैं, ठीक है। असमरूपी में क्या होता है, उसमें दोनों या तो लड़का लड़का होंगे या लड़की लड़की होंगे, या एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो समरूपी में होंगे ना, उसमें प्लेसेंटा भी एक होगा, एक ही प्लेसेंटा से दोनों क्या करते हैं, पोषण लेते हैं। लेकिन जो असमरूपी जुड़वा बच्चा होगा उसमें 2 प्लेसेंटा होंगे, दोनों प्लेसेंटा से दोनों को अलग अलग पोषण मिलता है, ठीक है। ऑप्शन क्या इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, तो इसका दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की, इसका सही आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 86 है कि जैगन वर्ग मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या छपाई के लिए, क्या रंगाई के लिए, बुनाई के लिए, या फिर फिनिशिंग के लिए, मतलब परिचर्चा करने के लिए? तो किस में करते हैं हम जैगन वर्ग मशीन का प्रयोग? तो रंगाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं बच्चों? रंगाई के लिए हम प्रयोग करते हैं। बुनाई के लिए क्या है, अगर मैं वीविंग की बात करूँ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लूम का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के लूम हैं, ठीक है। और अगर नीटिंग की बात करें तो उसमें सिलाई क्रोशी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्या है क्वेश्चन 87 कि दिए हुए अंक के वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या मध्यमान कहेंगे, बहुलक कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, या नन ऑफ दीज, कुछ नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए। कि जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों को हम पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे,
फिर उसकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मध्यमान कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, मध्यमान कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 88 है कि शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है, कौन है बताइए। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है। क्या इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, थायराइड है, या फिर क्या है हमारा एंड्रोजन है। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। बताइए सभी लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इंसुलिन की अगर मैं बात करूँ तो इसका सिक्रेशन कहाँ से होगा, अग्नाशय से, अग्नाशय की बीटा सेल से होता है। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में ये क्या करती है, मदद करती है। और अतिरिक्त शर्करा को ब्लड से लेकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में यकृत में जमा कर देती है, कौन, इंसुलिन। ठीक है, और ग्लूकागॉन क्या है, तो ये अग्नाशय के अल्फा सेल से निकलता है। इसे हम फास्टिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किसको, ग्लूकागॉन को। ये क्या करता है, तो ये ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने में क्या करता है, मदद करता है, कौन, ग्लूकागॉन। थायराइड क्या है, तो ये एक प्रकार की ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड है, जो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद बात समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सीवेज शुद्धिकरण के लिए जैविक क्रिया की विधि है, क्या है। क्या सेप्टिक टैंक है, कृत स्लज प्रक्रिया है, सीवेज फार्मिंग है, या उपरोक्त सभी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 90 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम 30 क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। आज जो था हमारा ये थर्ड पार्ट था, और जो कल ये पार्ट होगा हमारा फोर्थ पार्ट होगा। और उस फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा सेशन चल रहा है, जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में हम 125 क्वेश्चन क्या है, जो बचेंगे क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे, और हम अपनी श्रृंखला को क्या करेंगे, पूरी करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, ऑप्शन क्या है, सॉरी क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। क्या कोरोइड है, स्क्लेरा है, रेटिना है, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो श्वेत पटल है ना, स्क्लेरा जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं, ये नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है। लेकिन जो कोरोइड होती है ये नेत्र को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, और रेटिना क्या है, तो ये प्रकाश सुग्राही अंग है, कौन, रेटिना। रेटिना प्रकाश सुग्राही अंग है। ठीक है, रेटिना क्या है, प्रकाश सुग्राही अंग होता है, कौन, रेटिना। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेत्र की सबसे बाहरी परत क्या है, तो स्क्लेरा क्या है, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, और इसके आगे की श्रृंखला अब हम कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताइएगा सेशन कैसा लगा, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं फिर हम अपने यूपी पीजीटी 2021 होम साइंस मॉडल पेपर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।